आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय इतिहास का एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा काल जिसको कि प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। संभवतः इसलिए भी क्योंकि इस काल में साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बृहद स्तर पे विकास देखा गया। तो हम बात को सीधे स्टार्ट करते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदुओं से, और हम कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह काल गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 300 सालों का एक मोटी 300 सालों का ये पूरा एक काल रहा। गुप्त शासकों द्वारा इस काल में शासन किया गया। तो गुप्त काल के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कुछ प्रारंभिक स्रोत हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं आगे बात करें तो कालिदास की रचना ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम तथा शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वत्स्यायनकृत कामसूत्र से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जब हम बात करें तो दूसरा स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत है, और पुरातात्विक स्रोत के तहत समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से उसके बारे में, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में और गुप्त काल के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। देखिएगा कहीं पे मिसप्रिंट हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अगले बार से मैं इसको सही करने का प्रयास करूँगा। और पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा मुख्य स्रोत है वह स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख है, जो कि जिसमें कि हूर्ण आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त का ही एक जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें हमें स्कंदगुप्त द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त शासकों द्वारा कुछ विशेष प्रकार के सिक्के चलाए गए, जिससे भी हमें उस समय के शासन और राजाओं द्वारा धारण किए जाने वाले उपाधि आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उसको भी हम एक एक करके देखते हैं। तो गुप्त काल ने मुख्य रूप से सोने के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। जो गुप्त काल के सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार कहा गया, और चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक या रुपयक कहा गया, तथा जो तांबे के सिक्के थे उन्हें मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं जिनसे हम गुप्तों की वास्तुकला के विषय में समझ पाते हैं या कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इन मंदिरों में महत्वपूर्ण है तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, ये भी सतना मध्य प्रदेश में है। एक नचरा कुठारा का पार्वती मंदिर है, जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है। फिर आगे हम बात करते हैं कि एक भीतरगांव का मंदिर है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैसे ही देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अजंता एवं बाघ की गुफाओं में कुछ चित्र भी मिले हैं, जिसे आमतौर पे गुप्त काल का माना जाता है, और इससे गुप्त काल के समाज और उनकी सोच के विषय में पता चलता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि इन चित्रों में क्या क्या है और उस समय क्या क्या पता चलता है। फिर आगे जब इनके स्रोत के बारे में, हम गुप्त काल के स्रोतों के बारे में अगर बात करें, तो फिर अगला जो मुख्य स्रोत है वो विदेशी यात्रियों के विवरण है। इसमें से महत्वपूर्ण जो है फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था और उसने मध्य देश का वर्णन किया है। उसी तरह ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, यानी गुप्त काल के बाद आया था, गुप्तोत्तर काल में आया था, लेकिन उसने भी यह बताया है कि कुमार गुप्त जो था
उसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। यही नालंदा विहार जो कि प्राचीन महाविद्यालयों में से एक माना जाता है और बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यानी कि बौद्धों के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड की उपमा दी जाती है इस नालंदा महाविहार को। फिर हम आगे चलते हैं तो जो गुप्त काल के कुछ प्रमुख शासक हुए उसके बारे में कुछ जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उसको हम जानते हैं। जो गुप्त काल के जो प्रथम शासक थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी उनका नाम श्रीगुप्त था। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टि से इनके विषय में जो थोड़ी बहुत जानकारी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है बिहार से रिलेटेड इनकी कुछ मतलब गतिविधियाँ रही जो संभावना होती है कि बिहार के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक है और इत्सिंग जो कि एक चीनी यात्री था उसने यह बताया है कि श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के खर्च के लिए 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बाद जो दूसरे शासक हुए गुप्त वंश के वह थे घटोत्कच, अर्थात कहा जाए तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच। और घटोत्कच के विषय में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है, जैसे कि स्कंदगुप्त का सोफिया अभिलेख फिर से यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। स्कंदगुप्त का सोफिया अभिलेख जो कि रीवा मध्य प्रदेश में है, इसमें गुप्तों की जो वंशावली है वो घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है, यानी कि घटोत्कच के समय से ही गुप्तों की वंशावली सोफिया अभिलेख में मिलती है। अतः गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। फिर जो गुप्त काल के जो गुप्त काल में जो गुप्त वंश के जो शासक थे उनमें से जो महत्वपूर्ण शासकों की जो सूची है उसमें से प्रथम जो महत्वपूर्ण शासक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने राज्याभिषेक के समय अर्थात 319 ईस्वी के सन के आसपास गुप्त संवत का आरंभ किया था। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में गुप्त संवत का आरंभ किया था, यानी गुप्त संवत को चलाया था जो कि गुप्तों का एक कैलेंडर था। और इस तरह से गुप्त संवत की शुरुआत जो है 319 ईस्वी में होती है। फिर एक अगला तथ्य जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चूँकि यह गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, इसके पहले जितने भी शासक हुए खासकर दो ही हुए, श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने इतनी भारी भरकम कोई उपाधि धारण नहीं की थी। आमतौर पर जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत रहा करते थे और इनका जो क्षेत्र था कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र था और ये महाराज जैसे सामंती उपाधियां धारण करते थे। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आया तो एक तरह से चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आगे चलकर चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया तथा दहेज में वैशाली का क्षेत्र प्राप्त किया। इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से संबंध स्थापित किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने इस विवाह के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के जारी किए जिस पर अपना और कुमार देवी का नाम उत्कीर्ण करवाया और अतः इसी कारण से इन सिक्कों को लिच्छवी प्रकार का, राजा रानी प्रकार का या विवाह प्रकार का सिक्कों के रूप में जाना जाता है। इसने अपने सिक्कों पर लिच्छवी उत्कीर्ण करवाया, मतलब इन्हीं सिक्कों पर जो सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के बाद जारी किए थे उस पर लिच्छवी उत्कीर्ण करवाया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने
चांदी के सिक्के चलाए। तो ये था गुप्त वंश से संबंधित यानी गुप्त काल से संबंधित कुछ तथ्य, जो कि एक प्रथम पार्ट है, और उसके बाद हम और पार्ट इसको लाएंगे और पार्ट बाय पार्ट हम इसको ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।